जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर दास ने जानकारी दी। सुधाकर, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और एक बार वापस लौटते हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो बालासोर में भयानक रेल दुर्घटना हुई है उसके संबंध में वो जानकारी दे रहे थे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 233 लोगों के मौत की सूचना है, 900 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। अभिषेक, आप जो है बहुस्तरीय जो सुरक्षा और संरक्षा है उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। ये बता रहे थे कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से परिवर्तन किया गया है पिछले कुछ वर्षों में, किस तरह से उसको और स्ट्रेंथन किया गया है। देखिए, कई सारे रेल की ओर से जो है ऐप को भी इंट्रोड्यूस किया गया पिछले कुछ वर्षों के अंदर। रेल मदद देख लिया, या फिर रेलवे ने अपने लिए जो है कंट्रोल रूम कई जगह पे जो जोन है उनके जो 17 जोन है, रेलवे 17 जोन के अंदर बटा हुआ है पूरे इंडिया में। तो 17 जोन से उन्होंने अलग अलग कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया, और जो उनका मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है उसे दिल्ली में इंस्टॉल किया गया, जहाँ पे कि आप हर ट्रेन की मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। कौन सी ट्रेन कहाँ खड़ी है उसको ट्रैक कर सकते हैं, ना सिर्फ सवारी रेलगाड़ियों की बल्कि मालगाड़ियों की भी। तो ये जो सिस्टम है कि आप एक पोर्टल पर जाकर के, जो रेलवे का पोर्टल है, ऑपरेशन को किस तरीके से स्मूथली हैंडल किया जाए, ये तकनीक जो है सिग्नलिंग की, इसको किस गाड़ी को, किस मालगाड़ी को कहाँ पहुंचा रहे हैं और क्या समय, उसका एक आकलन करके आप निकाल सकते थे। सवारी रेलगाड़ियों की पोजीशन क्या है, कितना टाइम टेबल से चल रही है, कितनी डिले हो सकती है, क्या कंजेशन है ट्रैफिक में, इन सब चीजों के ऊपर कई सारे जो है तरीके से काम किया गया। सिग्नलिंग सिस्टम को दुरुस्त किया गया। जो आप सिग्नलिंग सिस्टम अक्सर देखा जाता है कि आप देखिएगा कि सिग्नल अगर रेड है तो गाड़ी जो है वो रुक रही है, लेकिन ग्रीन होने के बाद जा रही है। कई बार क्या होता है कि ठंड के समय में फॉग की वजह से सिग्नलिंग सिस्टम भी जो है आपका फेल हो जाता है। एंटी फॉग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ साथ कई जो बदलाव है, जो स्टेशन के अंदर, अगर आप जैसे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे भी आपने कंट्रोल रूम देखा होगा। पुराने जो कंट्रोल रूम थे आपने देखा होगा हाथ से हैंडल घुमाने का सिस्टम होता था। इसके अलावा टेलीफोन पर वो मैनुअल सिस्टम के साथ साथ जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको भी जो है अप्लाई किया गया भारतीय रेलवे के अंदर। और हर बड़े छोटे स्टेशन पे आप देखेंगे जिस तरीके से मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में देखिए, देश के अन्य हिस्से में मेट्रो के अंदर किस तरीके से एक आपको पोर्टल के अंदर हर गाड़ियों की क्या पोजिशनिंग है एक्टिविटी का, उस तरीके से भारतीय रेल, जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क को एक पोर्टल पे लाया गया। उनकी मॉनिटरिंग शुरू की गई, कहाँ क्या समस्या है उसको ध्यान में रखा गया। तो काफी इंप्रूवमेंट किया गया इस क्षेत्र में, ताकि सेफ्टी को, गति को, ठीक है, विभिन्न स्तरीय सुविधाओं को इसमें जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर जो है भारतीय रेल जो है लोगों को फायदा पहुंचा सके। लेकिन जिस तरीके की घटना, इस दुर्घटना को हम देख रहे हैं, उस दुर्घटना को देखकर यही लगता है कि इन सारे सिस्टम होने के बावजूद भी जब आप हर चीज को दुरुस्त करके चल रहे हैं, जब आप अपने ट्रेन के कपलिंग से लेकर के और ट्रेन के इंजन से लेकर के पटरियों तक की जो है देख रेख करके चल रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या समस्या रही कि इस तरह का भीषण हादसा हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए कल से लगातार इस पूरी घटना की जो है, लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए, इस घटना को इतना गंभीरता से उन्होंने लिया कि आज जो वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ करने जा रहे थे उसे भी जो है आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, उसे भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया, सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। और प्रधानमंत्री स्वयं जो है एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं भारतीय रेल को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के फाउंडेशन जो आधारशिला जब रख रहे थे विश्व स्तरीय स्टेशन को बनाने के लिए, तब उन्होंने एक बात कही थी कि रेल को प्रगति मिलेगी तो रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति। तो भारतीय रेल को के लिए प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकता रही है, बजट के अंदर देखिए, जिन राज्यों का बजट अमूमन 600 करोड़ 800 करोड़ रेल बजट होता था, आज उन राज्यों को 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ का बजट है। रेल के अंदर कहाँ बजट जो है तो 30,000 करोड़ के आसपास का होता था पूरे भारत का, आज 2,40,000 करोड़ का सिर्फ सालाना, यानी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है उसका वो बजट जो है 2,40,000 करोड़ का है। इसके अलावा जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो विद्युतीकरण का काम हो, जो डबलिंग ऑफ लाइन का काम हो, मेंटेनेंस का काम हो, या फिर नए ट्रेन बनाने का काम हो, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े ब्रिज बनाने का काम हो, जो टनल्स बनाने का काम है, ये सब इसके अलावा है जो कि हजारों हजार करोड़ में है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर 90,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो काम कर रहे हैं।
सीमावर्ती राज्य हो, देश के जो भी अन्य जिन जगहों पे आज तक कभी रेल को आपने सुना नहीं होगा, वहां तक रेल दौड़ाने की बात जो है वो की जा नहीं रही है। वो से आप देख रहे हैं कि वो हकीकत में आपके सामने नजर आ रहा है। कभी हमने सोचा नहीं था कि सिक्किम में भी रेल चलेगी। सिक्किम के अंदर पटरी बिछाने का काम शुरू हो चुका है, वो भी 2024 दिसंबर तक वहां भी रेल दौड़ेगी। तो रेल के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आया और ये इसका एक बड़ा कारण आप कह सकते हैं कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बता सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता जो है वो भारतीय रेल को लेकर के, खासतौर पे कनेक्टिविटी को लेकर के हमेशा से जो है सबसे ज्यादा उनका फोकस इस पे रहा है। पूरे भारत के अंदर कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर के आप देखिए किस तरीके से गति शक्ति को प्रमोट किया गया। आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर आ रहे हैं रेलवे के, किसान हितैषी कंटेनर उनको बनाया गया, इसमें वो अनाज रख सकेंगे और कैसे लोडिंग अनलोडिंग जो है वो कितना आसानी से हो सके। अब तमाम तरह के जो रेलवे के अंदर जो डिजाइन है उसको बदला गया। जो टनल्स बना रहे हैं चाहे देश के अंदर, चाहे कच्चे पहाड़ के टनल्स हो, काफी यंग पहाड़ है, आप उत्तराखंड के देख रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर जो टनलिंग का जो काम हो रहा है वो आप सोच सकते हैं कि उसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि सिस्मिक जोन 4 में होने के बावजूद भी सिस्मिक जोन 5 के बड़े बड़े अर्थक्वेक को, भूकंप को झेल सकता है और उसकी लाइफ जो है 100 साल से ज्यादा होगी। यानी अगर कोई पहाड़ के अंदर, पहाड़ के ऊपर कोई भूस्खलन भी होता है, पत्थर भी गिरता है, तो अंदर जो है ट्रेन सुरक्षित रहेगी। इस तरीके का सुरक्षा की आप जब बात करते हैं तो इस तरीके का सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है कि जो टनल्स बनाए जा रहे हैं उसके साथ साथ एक स्केप टनल भी पैरेलल बनाया जा रहा है और जितने भी जगह पे टनल्स बनाए जा रहे हैं सारे में स्केप टनल, मतलब कि आपको अपनी मजबूती पे भी भरोसा है और साथ साथ आप प्रिकॉशन इसके बावजूद लेके चल रहे हैं। यही चीज इस पूरे रूट के अंदर भी था। आप जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ है कि आपने पूरी जो है अपनी व्यवस्था भी कर रखी थी कि सब कुछ यहाँ पर ठीक तरीके से हो और साथ में प्रिकॉशन भी, लेकिन फिर कारण क्या हुआ और इसी चीज को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कि इन सारे मुद्दों पर जो है चर्चा किया जाएगा। खास तौर पर कि ये इतनी पुख्ता इंतजामात के बावजूद इस तरह का रेल हादसा कैसे हुआ, जबकि लगातार रेल के अंदर जो है अमूलचूल बदलाव किए जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, खासतौर पर यात्री सुरक्षा को लेकर के, और भविष्य में इस तरह की कोई जो है और दुर्घटना ना हो, इसलिए इन कारणों को जानना जरूरी है, इनके बारे में जानना जरूरी है। और साथ साथ जो रेस्क्यू जिस तरीके से किया गया है, प्रधानमंत्री लगातार इसे मॉनिटर कर रहे हैं। कल से ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, रेल मंत्रालय हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, राज्य सरकार हो, सबके टच में है, वो सबसे वो जानकारी दे रहे हैं और क्या करना चाहिए, क्या एडिशनल सपोर्ट होना चाहिए, वो दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो अब राहत और बचाव, यानी कि उन लोगों को वहां से सेफली वहां से निकालने के बाद उन लोगों को जो है वहां पे जो गंभीर रूप से घायल है या फिर जो मामूली रूप से घायल है उनके इलाज में कोई कोताही ना हो, तो उस इलाज को लेकर के भी क्या कुछ और किया जा सकता है। जिन जो बहुत गंभीर रूप से घायल है उनको वहां से और कहां शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए MI-17 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स ने वो भी उतार दिया है रेस्क्यू के लिए उन्होंने, कि जो गंभीर रूप से घायल है उनको भी जो है शिफ्ट किया जाएगा जहां उनका ट्रीटमेंट बेहतर हो सके। चाहे कलकत्ता की बात करें, चेन्नई की बात करें, दिल्ली की बात करें, बैंगलोर की बात करें, जो बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पे विश्व की सबसे बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध है। जिन भी यात्री जो भी गंभीर रूप से घायल है उनको वो सारी सुविधाएं जो है, वो सारी चिकित्सा जो है उनको मुहैया कराया जाए। जो मामूली तौर पे घायल है उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाए, उनको भी जो है हर तरह की सुविधा दी जाए। साथ साथ जो मुआवजा है, हालांकि देखिए किसी के चोट पर मुआवजा का मरहम जो है आप नहीं कह सकते कि ये बहुत, लेकिन जो तकलीफ है शायद इस वक्त उनके लिए उसको शायद थोड़ा कम करेगी, क्योंकि इससे जो है उनके जो फिलहाल जो तकलीफ में है उससे शायद थोड़ी उन्हें राहत मिलेगी और ये भी उनको समय पे मिले और सही हाथों में जाए, उनके परिजनों के सही हाथों में जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है जो पीड़ित होता है उसके कई परिजन सामने खड़े हो जाते हैं, तो जो सिस्टम है वो पूरा इसको लेकर काम करे और इसके लिए अलग अलग टीमें किस तरीके से हो, ये पूरी जो समीक्षा बैठक की जो है प्रधानमंत्री की, शायद इसमें इन सब चीजों पर चर्चा किया जाएगा। निखिल ठीक है, अभिषेक चंद्रशेखर जोशी बोल रहा हूं और काफ़ी विस्तार से आपने जो कुछ भारतीय रेलवे का अचीवमेंट रहा है पिछले कुछ सालों में वो दर्शकों के सामने रखा है और आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम दर्शकों को अभी तक का अपडेट दे दें। जो मौत का आंकड़ा है वो 233 पहुंच गया है, 900 लोग घायल हुए हैं इस घटना में और आज सवेरे अब से करीब 1-1.5 घंटे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया है।
घटनास्थल पर जाकर उन्होंने पूरे हालात का जायज़ा लिया है, हर एक पहलू से वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। और उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी वहां पर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, काफ़ी जटिल ये रेस्क्यू ऑपरेशन था। इसमें केंद्र की एजेंसियां और उड़ीसा की जो डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसियां हैं उन्होंने मिलकर काम किया है। और दूरदर्शन न्यूज़ के साथ आज सवेरे जो उड़ीसा की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके एक बड़े पदाधिकारी ने बातचीत में ये बताया कि 233 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है और घटनास्थल पर जितने भी घायल वहां पर थे उन घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। और उसके बाद डीडी न्यूज़ के साथ डीजी एनडीआरएफ अतुल करवाल ने जो बातचीत की उन्होंने ये बताया कि कुछ बोगियां ऐसी हैं जो काफ़ी बुरी कंडीशन में हैं, उनमें कुछ शव वहां पर फंसे हुए हैं। उन शवों को निकालने की इस वक्त पर वहां पर कार्रवाई चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे हालात का जायज़ा लिया और मीडिया के साथ भी उन्होंने बातचीत की। और बातचीत में उन्होंने बताया कि इस वक्त पे जो पूरा का पूरा फोकस है वो इस बात पर है कि जो घायल है उनको पूरी मदद दी जाए, उनका पूरा इलाज कराया जाए, उनको किसी तरह की इलाज में कोई कमी ना रहने पाए, अच्छे अस्पताल उनको मिलें, ये सब पे पहला फोकस है। और उसके अलावा उन्होंने उनसे जब ये पूछा गया कि इस घटना के क्या कारण हैं, इनके पीछे क्या कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मैनुअल फॉल्ट है, तो उन्होंने कहा कि ये सब जांच के बाद सामने आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक इस रेल हादसे को लेकर के बुलाई है जिसमें वो पूरे हादसे की अभी तक जो कुछ भी अपडेट है उसकी वो समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, अभी जिस तरह से आप बता रहे थे कि अगर हम भारतीय रेल की बात करें तो हाल के वर्षों का अगर भारत की रेल का इतिहास देखें, कई सारा ट्रैक है वो काफ़ी हद तक इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। उसके अलावा सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेन इस वक्त भारतीय रेल चला रहा है। कवच जैसा जो सेफ्टी का सिस्टम है वो भारतीय रेल उपयोग करता है जिसको हाई ग्रेड सिस्टम माना जाता है। इसके बावजूद भी ये यहाँ पर जो कल घटना हुई है ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना को अगर प्राथमिक तौर पर हम देखें तो एक मालगाड़ी वहाँ पर खड़ी थी और दूसरी गाड़ी आकर उसको टक्कर मार देती है। उस गाड़ी के डिब्बे जो है बगल वाली पटरी पर गिर जाते हैं और जिस पटरी पर वो डिब्बे गिरते हैं वहाँ से एक और पैसेंजर गाड़ी गुजरती है, वो उन डिब्बों से टकरा जाती है। तो तीन ट्रेनें वहाँ पर टकराने के कारण ये हादसा हुआ है। शुरुआती तौर पे एक रिपोर्टर की हैसियत से जो आपने जानकारी एकत्र की है उससे क्या कुछ आपको लगता है कि ये मालगाड़ी जो वहाँ पर रुकी हुई थी, जो हमारे एक संवाददाता जो घटनास्थल पर मौजूद थे वो भी ये बता रहे थे कि क्या कोई ट्रैक को चेंज करने में या इस तरह का कोई वहाँ पर कुछ इस तरह का मैनुअल फॉल्ट सामने आया है? देखिए, बहुत ही शुरुआती जानकारी के आधार पे अभी तो नहीं कहा जा सकता कि ट्रैक, क्योंकि देखिए कोई भी रोज का ये चीज है, रोज ही ट्रेन का आवागमन होता है और मालगाड़ियां जो है छोटे स्टेशन पे जो है उनको लूप लाइन पर जो है उनको खड़ा कर दिया जाता है और जो मेन लाइन है उस लाइन से जो है आपको जो सुपर फास्ट गाड़ियां हैं उनको निकाली जाती है, सवारी गाड़ियों को निकाली जाती है। तो ऐसे में मालगाड़ी जो है वो एक लाइन पे जो लूप लाइन है उस पर खड़ी है और वहां से जो है जो आपको एक पीछे से गाड़ी आकर उसको टक्कर मार देना और फिर उसकी बोगियां पलटकर दूसरे पटरी पे आगे गिरना और फिर दूसरी ट्रेन का सवारी ट्रेन का उसके साथ टक्कर, ये तकनीकी से ज्यादा और भी कुछ इसमें शायद निकल के आए, ये जांच का विषय है। लेकिन अमूमन जो वहां पर जिनकी भी ड्यूटी होती है वो रोजाना ये ड्यूटी करते हैं, उनको भी अपना ड्यूटी का पता है कि यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि सारा लॉग शीट जो है वो भरते हैं बकायदा। रेलवे में सब कुछ जो है कंप्यूटराइज होने के बावजूद अभी भी जो मैनुअली जो कागज पे जो लिखने का जो तरीका है, कौन सी गाड़ी चलान उनका जो गाड़ी गई और कहाँ क्रॉस की वो चलान को रखना उस चीज के हिसाब से फिर आगे सूचित करना, ये सारा कुछ होता है। कौन सी गाड़ी आ रही है, ट्रैक क्या है, गाड़ी का ये सब कुछ जो है नोट डाउन किया जाता है, मैनुअली भी किया जाता है। और इन सब की चीज होने के बावजूद की ट्रेन खड़ी है, अगर ये जी जो है वहां पर चेंज नहीं किया और इस कारण से टक्कर हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी मानवीय भूल इसे कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इन सब ये तथ्य जो है
बहुत ही प्राथमिक है और इस पे जो है अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले एक बार जांच हो जाए सब चीजों से, सब जो इससे संबंधित लोग हैं उनसे पूछताछ हो, जो ट्रैक है एक बार ये पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद इसमें क्या फॉल्ट है, जो पटरियों में कहीं कोई दिक्कत हुई थी या फिर जो ड्राइवर है जो और पैसेंजर है उन लोगों से जब बात होगी, जब ये तकनीकी तौर पे भी सब चीजों को देखा जाएगा तो उसके बाद ये सामने आएगा कि इस हादसे का असल कारण क्या है। अभिषेक, इस घटना को हम जानने के लिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप रेलवे की अच्छी जानकारी रखते हैं, ये जो जहां पर ये हादसा हुआ है ये कितना बड़ा वहां पर नजदीक में स्टेशन है, किस तरह का ये इलाका था, क्या वो रेलवे का कोई बड़ा स्टेशन है या छोटा सा वहां पर रेलवे का स्टेशन था, क्या कुछ है वहां पर? देखिए, ये जो जगह है बालासोर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के दूर में एक छोटा सा स्टेशन है और ये आप अगर डिवीजन की बात करें तो ये फिर जोनल की बात करें तो साउथ जो ईस्टर्न रेलवे है यानी कोलकाता जो है उसके अंदर ये आता है। राज्य की बात करें तो ये जरूर उड़ीसा में आता है, लेकिन जो इसका ऑपरेशन है वो जो है इसका हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता है और भुवनेश्वर जहां जो हम बात करते हैं ये दूसरे जोन के अंदर आता है, जो कि आगे आप इसके आगे के जो आप जाते हैं बड़गढ़ चल जाए उस साइड उत्तर में आंध्रा वाला जो आपका पूरा इलाका था वो इस क्षेत्र में आता है। तो अब कोलकाता के अंदर दो जो है वो आपको यहाँ पर जोन है कोलकाता के अंदर जो भी देखते हैं, एक इस तरफ का है और दूसरा टुवर्ड जो दिल्ली के जो हम नॉर्थ के वहां से बढ़ते हैं तो उस जोन के अंदर। इस पूरे जोन के अंदर जो है चाहे कोलकाता मेट्रो की बात कर ले, वो भी जो है कोलकाता मेट्रो भी भारतीय रेल का ही पार्ट है, क्योंकि भारतीय रेल ने उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। बाद बाकी जो पूरा मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जरूर आता है। तो जोन के अंदर जो डिवीजन है उसके अंदर ये कोई बड़ा जंक्शन भी नहीं है, ये ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ा जंक्शन है, ये एक छोटा सा स्टेशन है जहां से कि अमूमन रोजाना हजारों कह सकते हैं गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां जो है वो वहां से क्रॉस करती है। और मानवीय भूल इसे इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मेन लाइन की वहां पर है और वहां जो मुस्तैदी है वो रेलवे की लगातार बनी रहती है। पूरा ऑब्जर्व किया जाता है जोन से लेकर के डिवीजन से लेकर के बड़े स्टेशन से हर गाड़ियों के मूवमेंट को किया जाता है। और आप ये समझिए कि जब रोजाना उस जगह से गाड़ी गुजर रही है, हर 2 से 3 दिन पे जो लाइनमैन है वो बिल्कुल पूरे पटरियों का जो है वो मुआयना करते हैं। एक नट बोल्ट का जो है परीक्षण किया जाता है कि कहीं कोई नट बोल्ट टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं किसी नट बोल्ट कोई ढीला तो नहीं है, कहीं किसी ने कोई उसके असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ तो नहीं कर रखा है, या उसको पटरियों की जो है उनको कितनी रही है उस तो नहीं रही। ये सारी चीजों का लगातार लाइनमैन जो है, जो इंजीनियर थे रेलवे के, वो लगातार आपने देखा होगा कि ट्रैकमैन आपने देखा होगा किस तरीके से वो उसको चला के हाथ से हैंडल से चला के छोटी सी गाड़ी लेके मीलों तक जो है उस चीज का मुआयना करते हैं। तो ऐसे में रेगुलर जो है ये चीज किया जाता है। साथ साथ जो बड़ी रूट की जो मेन लाइनें हैं वहां पर जो है एक आप कह सकते हैं पायलट के तौर पर एक इंजन का भी मूवमेंट किया जाता है। जो राजधानी शताब्दी ट्रेन देखते हैं उसके पहले उस रूट पे पायलट ट्रेन को भी चलाया जाता है ताकि किसी तरीके के कोई उस रूट में गड़बड़ी तो नहीं है, इतनी निगरानी रखने के बावजूद। तो ऐसे में कि इस तरीके का हादसा हो जाना ये अपने आप में एक काफी चौंका देने वाला, जिसे आप कह सकते हैं। अभिषेक, एक पटरी पे मालगाड़ी खड़ी होती है और उसी पटरी पे पीछे से आकर के दूसरी ट्रेन टक्कर मार देती है, तो दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है पटरियों को चेंज करने का या पटरियों को मॉनिटर करने का, वो जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो क्या वहीं पर जो छोटा स्टेशन है वहीं पर होता है या इसका कोई कंट्रोलिंग सिस्टम दूर होता है? देखिए चंद्रशेखर, रेलवे का ऑपरेशन आपने भी देखा होगा, हम लोग भी बचपन से जिस तरीके से देखते आ रहे हैं कि ट्रेन आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वो ट्रेन अगर हम उदाहरण के तौर पे अगर हम दिल्ली प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और हमें यहाँ से अमृतसर के लिए जाना है और ट्रेन पीछे से आ रही है कानपुर से, तो ये सूचना हर छोटे स्टेशन पे या बड़े स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ये सूचना, चाहे सूचना पट पे हो या फिर जो इंफोटेनमेंट की जो सिस्टम है उसमें जो है आपको ये नजर आएगी ये ट्रेन जो है
कानपुर से चल पड़ी है और अगले स्टेशन पहुंच रही है, इस स्टेशन पे आ रही है, और बाकायदा जो है उसको नोट डाउन किया जाता है कि यहाँ से ये ट्रेन यहाँ के लिए चली है और यहाँ पहुंची है। फिर उसके बाद मूवमेंट, ये ट्रेन जो है यहाँ से क्रॉस कर चुकी है, इसका एस्टिमेटेड टाइम जो है ये। आपने देखा होगा मैनुअल सिस्टम, हम लोगों ने बचपन से इस चीज को देखा कि रेल जब चलती है, आने के पहले, प्लेटफॉर्म के आने के पहले बाकायदा सूचना दिया जाता है कि ये ट्रेन जो है यहाँ पे आ रही है, यहाँ से गुजरने वाली है, इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, यहाँ से जाएगी। तो जब इतना पुख्ता सिस्टम है तो थोड़ा सा ये बात जो है आप समझ सकते हैं कि ये इसको इस तरीके से बचाया नहीं जा सकता कि एक ही ट्रैक पे जो है पीछे से आकर के एक मालगाड़ी खड़ी होती है और पीछे से आके कोई सवारी गाड़ी जो है उसमें टक्कर मारती है। कहीं ना कहीं कुछ कारण तो है, क्योंकि जहां पर रोज जो स्टाफ है वही स्टाफ जो पहले भी काम कर रहे थे वही स्टाफ काम करे, तो ऐसी इतनी बड़ी मानवीय भूल की जो संभावना है, ये शायद इसे नकार भी नहीं सकते, लेकिन इसे मानना भी मुश्किल है। तकनीकी रीजन क्या है, क्या किसी और रीजन से हुआ, ये भी एक कभी जांच का विषय है। और धीरे धीरे चलिए ठीक है अभिषेक, रेलवे ने इसके लिए जांच बिठाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो घटना स्थल पर पहुंचे हुए थे, उनका ये कहना था कि एक हाई लेवल कमेटी इसके लिए बनाई गई है जो इसकी जांच करेगी। उसके अलावा रेलवे का अपना जो खुद का सिस्टम है, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर होते हैं, वो भी इसकी इंडिपेंडेंट जांच करेंगे क्या कुछ वहाँ पर हुआ था। हालांकि जिस तरह का भारतीय रेल का पिछले कुछ सालों में एक रिकॉर्ड रहा है, भारतीय रेल का, भारतीय रेल में काफ़ी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय रेल में कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। चाहे हम ट्रैक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के जो ट्रैक्स थे उनको बदलने की बात करें, काफ़ी कुछ किया गया है। और इसका असर ये देखा गया है कि हाल के वर्षों में कोई जनहानि नहीं हुई है भारतीय रेल में। पहले बड़े बड़े हादसे हुआ करते थे और हाल के वर्षों में कोई बड़ा हादसा भी देखने को नहीं मिला। ऐसे में एक ये हादसा जो काफ़ी भीषण हादसा है, 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, ये काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है। वहाँ पर जो लोकल सिस्टम पे एक ही पटरी पे जहाँ मालगाड़ी खड़ी थी, वहाँ दूसरी ट्रेन आकर के उस मालगाड़ी को टक्कर मारती है। और हमारे एक संवाददाता जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनका तो ये भी उनका एनालिसिस था कि हो सकता है कि जो पटरी बदलने का काम वहाँ पर होता है, वो पटरी बदलने के काम में कोई कोताही या लापरवाही या किसी तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट वहाँ पर रहा हो। हालांकि ये सब जांच का विषय है और जांच के बाद ये निकल कर आएगा। अभिषेक, आपसे हम कुछ देर में बात करेंगे। इस सब के बीच हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अपने दर्शकों को दे दें। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं रेलवे की ओर से, वो हेल्पलाइन नंबर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है हावड़ा का 03326382217। ये हावड़ा का हेल्पलाइन नंबर है और किसी तरह की कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे ले सकते हैं। ये खड़गपुर का हेल्पलाइन नंबर हम आपको दिखा रहे हैं 8972073925। बालासोर का हेल्पलाइन नंबर हम आपकी स्क्रीन पे ये दिखा रहे हैं। आप किसी तरह की भी कोई जानकारी हो उसको आप इन नंबरों से ले सकते हैं। बालासोर का ये हेल्पलाइन नंबर है। और साथ ही साथ ये शालीमार का हेल्पलाइन नंबर है 9903370746। इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं 03322143526 22535185। ये इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर है। किसी भी तरह की कोई जानकारी आप अगर लेना चाहें इस हादसे से जुड़ी हुई तो आप इन नंबरों पर कॉल करके ले सकते हैं। तो अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 233 लोगों की मौत हुई है, 900 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और इस सब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ओडिशा के बालासोर में दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में लोगों की मृत्यु के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं बचाव कार्यों के शीघ्र खत्म होने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना।
और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटना पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले तमाम कार्यक्रमों को आज के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ओडिशा के बालासोर में कल शुक्रवार शाम को हुआ भयावह रेल हादसा अत्यंत ही दुखद और मन को शोकाकुल कर देने वाला है। मैं इस हृदय विदारक घटना से मर्माहत हूँ। उन्होंने कहा कि इस भीषण रेल दुर्घटना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ देश भर में होने वाले अपने सारे कार्यक्रमों को आज के लिए स्थगित कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं परमपिता परमेश्वर से शोक संतप्त परिवारों को, और इस सब के बीच हम आपको ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने क्या कुछ कहा वो दिखाना चाहते हैं। Railway safety should always be given the first preference. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना बेहद पीड़ादायक है। एनडीआरएफ की टीम पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना पर दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि भारत के ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरे विचार और प्रार्थना पीड़ितों, उनके परिवारों और आपातकालीन सेवाओं के साथ हैं। जनता और भारत सरकार के प्रति हार्दिक संवेदना। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अभिषेक, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, अभिषेक से अभी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह और लगातार वहाँ पर का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और इस सब के बीच हम आपको बता दें कि 233 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है। 900 से ज़्यादा लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया है। उन्होंने हर पहलू से घटनास्थल का जायज़ा लिया है और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा फोकस है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको किस तरह से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, अच्छे अस्पताल में उनका इलाज कराया जाए। ये सबसे बड़ा फोकस इस वक्त है। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा गया। और जब मीडिया की ओर से उनसे पूछा गया कि क्या कुछ कारण इस घटना के हैं, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मानवीय भूल है, तो उनका ये कहना था कि जांच के बाद ये सभी उत्तर सामने आ सकेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि रात भर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो राहत और बचाव एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ की बात करें, ओडीआरएफ की बात करें, भारतीय सेना की बात करें, रेलवे की राहत एजेंसियों की बात करें, तो सभी एजेंसियों ने रात भर वहाँ पर राहत और बचाव का कार्य किया है।
और शाम को करीब 7 बजे ये दुर्घटना हुई है। और सवेरे 6 बजे दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बातचीत में उड़ीसा के जो डिजास्टर रिस्पांस वहाँ की डिजास्टर रिस्पांस अथॉरिटी है उसके एक उच्च पदाधिकारी ने बताया कि सभी घायलों को निकालकर करीब 10 घंटे के अंदर सभी घायलों को निकाल कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। और एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल से हमारी बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि कुछ शव वहां पर फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने की इस वक्त पे कोशिश की जा रही है। और इस तरह के जो हादसे होते हैं, रेल के जो हादसे होते हैं, वो काफ़ी भीषण हादसे होते हैं। तो इसलिए हर दृष्टिकोण से इन हादसों के अंदर में देखा जाता है कि क्या कहीं कोई अभी भी फंसा हुआ है। तो इसीलिए अभी वहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि राहत और बचाव कार्य को पूरी तरह से वहाँ पर चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनका ये कहना था कि इस ट्रैक को साफ करने के लिए जो हैवी मशीनरी की वहाँ पर ज़रूरत है वो मशीनरी वहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन ज़िला प्रशासन की ओर से जब क्लियरेंस मिल जाएगा कि राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है, उसके बाद इस ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश उसके बाद शुरू होगी। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं घटना स्थल पर, तो इस ट्रैक को क्लियर करने में भी काफ़ी टाइम वहाँ पर लग सकता है। इस सब के बीच एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने कहा कि एनडीआरएफ की 9 टीमें मौके पर तैनात हैं। घटना के सवा घंटे के अंदर हमारी पहली टीम वहां पहुंच गई थी। बचाव अभियान में 300 से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। हम ट्रायज करते हैं कि किसको पहले मदद की ज़रूरत है, कौन सी बोगी में लाइव विक्टिम मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इंसिडेंट और जितनी एजेंसीज वहाँ पे आती हैं उनकी टास्किंग वो कर रहे हैं। तो शुरू से रात से ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है और हमारा और ऑर्डरएफ का टास्क बड़ा डिलीनिएटेड है, क्लियर है। उसमें इस तरह हम प्लान करके आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल को आप सुन रहे थे और उनका कहना है कि वहाँ पर राहत और बचाव का कार्य अभी वहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल के साथ डीडी न्यूज़ ने आज सवेरे बात की थी। तो उनका कहना था कि वहाँ पर अभी भी कई बोगियां हैं जो काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और उनमें कई शव उनमें फंसे हुए हैं। उन शवों को निकालने के लिए अभी भी वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें मशक्क़त कर रही हैं। और अगर हम घायलों की बात करें तो अब कोई भी घायल घटनास्थल पर नहीं है। ये डीडी न्यूज़ के साथ उड़ीसा की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके एक उच्च पदाधिकारी ने आज सवेरे बातचीत में इसको साफ किया कि घटनास्थल से सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे, उनका ये कहना था कि इस वक्त सबसे बड़ा ध्यान जो है वो घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने में है, क्योंकि कई घायल जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और उन घायलों को बचाया जा सके इसलिए उनको उम्दा इलाज की व्यवस्था उनकी की जा रही है। अच्छे अस्पताल में उनको भेजा गया है और जहां कहीं कोई कमी है तो उनको और अच्छे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि राहत एजेंसियों में वहां पर एनडीआरएफ की टीम, ओडीआरएफ की टीम, भारतीय सेना की टीम और उसके अलावा रेलवे की जो अपनी राहत टीम है वो वहां पर राहत और बचाव टीम वहां पर मौजूद है। भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को भी वहां पर डिप्लॉय किया गया है। और अभी कुछ ही देर पहले एक बड़ी खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक समीक्षा बैठक इस हादसे को लेकर बुलाई है। प्रधानमंत्री लगातार इस हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल जब ये हादसा हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात करके पूरी घटना का जायज़ा लिया था और उसके बाद वो लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री इस हादसे की एक समीक्षा बैठक भी उन्होंने बुलाई है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार रेलवे हादसे से जुड़ी हुई खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।